शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। 37 साल के इस खिलाड़ी ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल के करियर में वह 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संन्यास का ऐलान करते हुए धवन ने कहा कि नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ढेरों यादें नजर आती हैं और जब आगे देखता हूं तो पूरी दुनिया। बता दें कि धवन ने 10 दिसंबर 2022 को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। यह मुलाकात युद्धग्रस्त देश की ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा थी। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत में बने उत्पादों को खरीदने और कीव में भारतीय कंपनियों को खोलने की अनुमति देकर भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने भारत में यूक्रेनी कंपनियों को स्थापित करने की भी इच्छा जताई। शांति शिखर सम्मेलन के बारे में जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को प्रस्ताव दिया कि इसे संभवतः भारत में आयोजित किया जा सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, जहां तक शांति सम्मेलन की बात है, मेरा सचमुच में मानना है कि दूसरा शांति शिखर सम्मेलन होना ही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। रुद्रप्रयाग जिले की केदारघाटी के फाटा के समीप गदेरे में भूस्खलन से मलबे में दबकर नेपाली मूल के 4 मजदूरों की मौत हो गई। उधर त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति विकराल बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश की वजह से अब तक 23 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इस बीच केंद्र की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने को मंजूरी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बार फिर भारत ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल भारत ने अपने पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस रॉकेट को रुमी एक नाम दिया गया है और इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर विकसित किया है। रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को चेन्नई के थिरुविदांथई से मोबाइल लॉन्च की मदद से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक सबऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में स्थापित किया। इस रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को 2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम लगा है। इसकी मदद से रॉकेट के विभिन्न कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड कर सकते हैं। अब मरीजों के साथ डॉक्टरों का रिकॉर्ड भी डिजिटल होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्री (एनएमआर) पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के इस पोर्टल में प्रत्येक एलोपैथी डॉक्टर को अपने आधार कार्ड से लिंक करते हुए एक खाता खोलना होगा, जिसमें उनके मोबाइल नंबर और डिग्री तक की जानकारी मौजूद होगी। डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जो उनके जीवन भर पहचान की तरह काम आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक गतिशील डाटाबेस बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यह डॉक्टरों की आधार आईडी से जुड़ा है, जिससे व्यक्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। मंडी गोविंदगढ़ गोरक्षा दल ने शुक्रवार की सुबह 50 क्विंटल गोमांस से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। यह गोमांस दिल्ली से लाया गया था और इसे जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने गोरक्षा दल के प्रदेश उप प्रधान गौतम निवासी खन्ना के बयान पर गोमांस बेचने के मामले में 5 लोगों व्यापारी वसीम कुरैशी निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, हरजी दिलसाद निवासी पटियाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले हिंदू संगठनों ने आरोपितों को पकड़ने के लिए कोई सहयोग न देने पर मंडी गोविंदगढ़ थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों की ओर से जांच का भरोसा दिए जाने के बाद जाम हटाया। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शनिवार को कराया जा रहा है। संदीप घोष के अलावा दुष्कर्म के आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के 4 अन्य डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही अस्पताल के एक सिविल वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान संदीप घोष के बयानों में विरोधाभास है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान संदीप घोष की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे।
भाजपा विधायक के बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। बता दें कि भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने कहा था कि मायावती पहली बार भाजपा के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनी थी, हमने उन्हें बनाया था, ये हमारी गलती थी। आगे उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की अब तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दिन नहीं है जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबर न आती हो। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि हर समुदाय या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और उनकी क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया और कहा कि वह राज्य में काम करने की इच्छुक हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गत 13 अगस्त को कहा था कि वह न तो टायर्ड हैं और न ही रिटायर्ड हैं, लेकिन पार्टी को बहुमत मिलने पर आलाकमान मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगा।